नमस्कार, देश के नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में स्वागत है आपका। मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। आज कच्चा चिट्ठा की शुरुआत एक ऐसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ करूंगी जिसे देखने के बाद आपको भी यह लगने लगेगा कि चीन ताइवान में युद्ध अब बस होने ही वाला है, क्योंकि अमेरिका ने चीन को लास्ट वार्निंग दे दी है। ताइवान में युद्ध की पहली गोली चला चुका है, अब जवाब चीन को देना है। ताइवान ने ऐसा क्या कर दिया जिससे ड्रैगन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया? ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और समझिए। युद्धपोत पर ताइवान की मिसाइलें ऐसे तन गई हैं, एंटी एयर मिसाइल ऐसे अलर्ट मोड पर है, रेडार दिन रात चीन की हरकत पर नजर गड़ाए हुए है। चीन के फाइटर जेट पर गोले बरसाने के लिए ताइवान का ऐसा इंतजाम है। ताइवान के फाइटर जेट आसमान में ड्रैगन के पर कतरने के लिए ऐसे तैयार हैं। चीन की एक छोटी सी हरकत भी ताइवान को अब मंजूर नहीं। जब चीन की तोप गरज रही थी, ड्रैगन के बॉम्बर उड़ रहे थे, आसमान से समंदर तक बारूदी कोहराम मचा था, ठीक उसी वक्त ताइवान में कुछ ऐसा चल रहा था जिससे ड्रैगन के सीने पर सांप लौट रहा था। ताइवान की लेडी प्रेसिडेंट फ्रंट लाइन पर पहुंचकर अपने जवानों का हौसला बढ़ा रही थी। ताइवान से सामने आई इन तस्वीरों ने चीन के आक्रोश को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है। ड्रैगन इतना गुस्से से भर गया कि उसने अपने ड्रोन ताइवान की सीमा में दाखिल कराने की ठान ली। चीन के ड्रोन ताइवान की ओर बढ़ चले, लेकिन ताइवान भी चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार था। चीन के ड्रोन ने ताइवान में घुसपैठ किए तो ताइवान ने बिना देर लगाए फायर खोल दिया। ताइवान ने इसे वार्निंग शॉट करार दिया। चीन के ड्रोन पर ताइवान ने पहली बार गोली चलाई है, साथ साथ ड्रैगन को चेतावनी भी दी है। दूसरी तरफ चीन ड्रोन भेजकर यह साबित करने में जुटा है कि ताइवान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन के लिए वो तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन का ड्रोन चीन के तट के पास ताइवान के कब्जे वाले द्वीप में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ताइवान की जवाबी गोलाबारी के बाद ड्रैगन का ड्रोन वापस लौटा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मंगलवार शाम 5:59 पर एक ड्रोन एक बार फिर एडन द्वीप पर प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुसा है। रक्षा बलों ने प्रोटोकॉल के मुताबिक चेतावनी जारी की, लेकिन चीन का ड्रोन वापस लौटने की बजाय आसमान में मंडराता रहा। फिर ताइवान के सैनिकों ने गोलियां चलाई और उसे वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। ड्रोन शाम लगभग 6 बजे जियामेन की ओर लौट गया। ये पहली बार है जब इस तरह की घटना में किसी भी तरह से वार्निंग शॉट दागे गए।中共的无人机它进入我的空域时，那么我们除了严密的来监控、掌握它的动态之外，并且会提升防空飞弹的警戒姿态，来遂行追踪的监视。但是若驱离无效的时候，我们判其对我造成威胁时，我们将按照程序来实施接战的航击，并且依令来遂行自卫权反击。谢谢。 दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ताइवान के इस जवाबी एक्शन से तनाव और बढ़ सकता है, लेकिन ताइवान अब ये तय कर चुका है कि चीन की हरकतों का जवाब उसे कैसे देना है। 我再一次强调，台湾捍卫主权及守护民主自由的决心，绝不会因为压力和恫吓而退缩。政府也会做好充分的准备。 अगर ताइवान चीन से लड़ रहा है, चीन की हर चुनौती का डटकर सामना कर रहा है, तो इसके पीछे सिर्फ एक हस्ती है। एक जांबाज सिंघनी के अदम्य साहस ने चीन की चूलें हिला रखी हैं। इस वंडर वुमन का नाम है साई इन वेंग। ताइवान की लेडी प्रेसिडेंट। वो दिलेर है, जिद्दी है, जुनूनी है और चीन को वक्त आने पर माकूल जवाब देने का सौगंध खा रखी है। 我要告诉大家，敌军越是挑衅，我们越要冷静。我们不会让对岸有不当的借口来制造冲突。我们不会挑起战端，我们自我克制，但不表示我们不会反制。
我已经下令国防部适时采取必要而且强力的反制措施，捍卫国家的领空安全。 ताइवान के इलाके में चीन के ड्रोन लगातार अपना दखल बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका को चीन का ये रवैया रास नहीं आ रहा है। अब व्हाइट हाउस की तरफ से चीन को धमकी वाले अंदाज में कहा गया है कि चीन ताइवान में न्यू नॉर्मल जैसे जो हालात पैदा कर रहा है, उन्हें हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन जो कुछ भी न्यू नॉर्मल करना चाहता है, हम उसे हरगिज कबूल नहीं करने वाले हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने अपने दो लड़ाकू जहाज ताइवान स्ट्रेट में भेजकर चीन को सीधी चुनौती दी। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका के युद्धपोतों के पहुंचने से सिर्फ चीन ही नहीं, पूरी दुनिया में खलबली मच गई। ताइवान के लिए चीन की हर धमकियों को अमेरिका नजरअंदाज कर रहा है। अमेरिका ने इस एक्शन से साफ कर दिया है कि वो वही कर रहा है जो उसे करना है। सुपर पावर अमेरिका के ZZ ड्रैगन की सांसें फूल रही हैं। सिवाय विरोध करने के चीन चाह कर भी अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। 挟洋自重，以美谋独，是当前台海局势紧张的根源。美国打着西太平洋地区稳定的幌子，赤裸裸地试图以台制华。 ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका के एक नहीं बल्कि दो युद्धपोत दस्तक दे चुके हैं। इससे अमेरिका और चीन के बीच हाई टेंशन 7वें आसमान पर पहुंच गई है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के इस कदम से बिल्कुल बौखला गए हैं। अमेरिका का ये 7वां बेड़ा है जो दुनिया का सबसे भीषण और प्रलयंकारी युद्धपोत कहा जाता है। इस युद्धपोत का आसानी से मुकाबला कर पाना दुनिया के किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध में भी अमेरिका का 7वां बेड़ा पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा चुका है। तब से इसका नाम दुनिया के सबसे खतरनाक युद्धपोतों में होता है। ये जिधर मुड़ जाता है, कहते हैं उधर महाविनाश होना तय। ये है अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रीगन। ये प्रशांत महासागर में अमेरिका का कमांड शिप कहा जाता है। यह अमेरिका के 7वें बेड़े का वो जहाज है जो हमेशा जापान में तैनात रहता है, लेकिन फिलीपीन सागर से लौटकर फिर जापान पहुंच गया है। ये जहाज, इसका बेड़ा और प्रशांत महासागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना की ताकत क्या है और चीन को उससे कितना खतरा है, अब इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। 7th फ्लीट के नाम से मशहूर ये अमेरिकी नौसेना के अंदर सबसे बड़ी नेवल पावर मानी जाती है। इसकी बराबरी दुनिया की बड़ी नौसेना नहीं कर सकती। अमेरिका की 7वीं फ्लीट में करीब 70 जहाज और पनडुब्बियां हैं। इनमें 14 बेड़े जहाज यानी डिस्ट्रॉयर हैं, जबकि 12 परमाणु पनडुब्बियां भी हैं। साथ में 20 टोही विमान भी हैं। इस फ्लीट के तहत अमेरिका के 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान भी तैनात रहते हैं और 27,000 से ज्यादा नौसैनिक इस पूरी फ्लीट का हिस्सा हैं। अब ये फ्लीट पृथ्वी पर कितना बड़ा एरिया कवर करती है, या ये कहें कि इसकी डिप्लॉयमेंट कहां तक हो सकती है, वो देखिए। ये करीब 13 करोड़ वर्ग किलोमीटर का इलाका कवर करता है, यानी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में 36 देशों के लगे समुद्री इलाके के आसपास अमेरिका की ये नेवल फोर्स अपना असर रखती है। ये इतना बड़ा इलाका है जिसके आसपास दुनिया की 50% आबादी रहती है। इसमें चीन के आसपास का तमाम इलाका ऐसा है जहां अमेरिका कभी भी किसी भी वक्त बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर अपनी नौसेना तैनात कर सकता है। और इसमें USS रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर लीड शिप होगा जो अभी ताइवान की हिफाजत के लिए तैयार है। अब USS रोनाल्ड रीगन की ताकत, इसकी रेंज और फायर पावर को समझिए, क्योंकि जब ये मिशन पर निकलता है तो अकेले नहीं निकलता, बल्कि 10 से ज्यादा जहाज इसके साथ होते हैं जो किसी भी युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। USS रोनाल्ड रीगन के साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, मिसाइल क्रूजर होते हैं। इस बेड़े में 12 वॉरशिप होते हैं जो एक करियर स्ट्राइक ग्रुप कहलाए जाते हैं। इनके साथ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी होती है और साथ में हजारों किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट करने वाले 75 विमान भी होते हैं। ऐसा कई बार हुआ है जब अमेरिका ने एक या उससे ज्यादा करियर बैटल ग्रुप के साथ दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास किया है, सिर्फ चीन को यह दिखाने के लिए कि वो ताइवान से अपनी बुरी नजरें हटा ले। लेकिन फिलहाल जब चीन ताइवान पर हमले के लिए तैयार बैठा है, ऐसे में रोनाल्ड रीगन का काउंटर अटैक ताइवान के लिए संजीवनी साबित होने वाली है, जिसका ट्रेलर अमेरिका ने ताइवान स्ट्रेट में युद्धपोत भेजकर दिखा दिया है।
और अब ताइवान को लेकर चीन को आखिरी वार्निंग भी दे दी। चीन के ड्रोन मैदान छोड़कर ना भागे, इसलिए शी जिनपिंग ने नई तैयारी कर ली है। कच्चा चिट्ठा में अब बात चीन की उस फोर्स की जिसे शी जिनपिंग का सुसाइड स्क्वाड कहा जा रहा है। यह आत्मघाती दस्ता बहुत खतरनाक है। ये भागेगा नहीं बल्कि अपने को खत्म करके भी ताइवान से लेकर अमेरिका और जापान में बड़े हमले कर सकता है। कच्चा चिट्ठा की अगली रिपोर्ट्स आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कौन है जो अपनों को भी तबाह करके चीन के दुश्मनों को मारने के लिए तैयार है। चीन का सुपर सीक्रेट हथियार जिसके बारे में दुनिया बहुत कम बातें जानती है। चीन का वो खुफिया सिस्टम जो अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। शी जिनपिंग को इस पर इतना भरोसा है कि वो अब इसे अपनी सुसाइड स्क्वाड के रूप में इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ये ऐसे हथियार हैं जो आत्मघाती बनकर हमला करेंगे। ये ऐसे हथियार हैं जो खुद को उड़ाकर टारगेट को खत्म कर देंगे। ये ऐसे हथियार हैं जिनका रोड सुसाइड हथियार वाला होगा। चीन के चांगचुंग एयर शो में चीन ने ऐसा ड्रोन फिर से दिखाया है जिसके टारगेट पर अमेरिका के सबसे खुफिया और सबसे खास अड्डे हैं। ये है चीन का वजन 8 हाइपरसोनिक ड्रोन जिसे दुनिया WZ-8 के नाम से भी जानती है। ये ऐसा ड्रोन है जिससे शी जिनपिंग अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर का शिकार करना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? ये ऐसा ड्रोन है जिसकी रफ्तार गोली से भी तेज होगी। ये ऐसा ड्रोन है जो हाइपरसोनिक है जिसकी स्पीड 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। लेकिन ये सब बातें अभी दावा भर हैं। ये टोही मिशन को अंजाम देगा, ये टारगेट पर हमला भी करेगा और इसके लिए ये खुद को भी तबाह करके दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट इस हाइपरसोनिक को अमेरिका के स्टेल्थ विमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहे हैं। चांगचुन एयर शो में सबसे ज्यादा चर्चा इसी हाइपरसोनिक ड्रोन को लेकर है। चीन ने सबसे पहले इस ड्रोन को 2019 की परेड में दुनिया को दिखाया था। अक्टूबर में चीन ने बीजिंग में इस ड्रोन को सड़क पर उतारा जिसे पूरी दुनिया ने देखा। इससे पहले इस ड्रोन की सिर्फ कुछ धुंधली तस्वीरें ही सामने आई थी, लेकिन अब परेड से निकल करके ड्रोन चीन के एयर शो में शामिल हो चुका है और अब एक तरह से चीन पूरी दुनिया को धमका रहा है कि उसका ड्रोन कितना खतरनाक वेपन सिस्टम हो सकता है। ऐसा चीन ने तब किया है जब ताइवान को लेकर अंगारे भड़क रहे हैं। ताइवान के साथ अमेरिका और जापान को भी युद्ध की धमकी दी जा रही है। We will maintain seamless surveillance of PRC activities and adopt the stance of the closer to the island, the stronger the countermeasures to respond to PRC intrusion and attempt. ताइवान की फौज चाइनीज ड्रोन को ट्रैक करने की बात कह रही है। शायद उनको नहीं मालूम कि वजन 8 ड्रोन ताइवान के लिए भी इतना खतरनाक साबित होगा कि उसको पता भी नहीं चलेगा कि उस पर हमला कहां से हुआ है और किसने किया। इस वक्त ताइवान के आसपास चीन की नेवी भी सक्रिय है और अमेरिका की नौसेना भी एक्टिव है और इन सब के बीच ऐसे हथियार भी दिखाए जा रहे हैं जो दुनिया ने इससे पहले नहीं देखे थे या फिर इंटरनेट या किसी मैगजीन में उनका बस छोटा मोटा जिक्र ही पढ़ा था। अब चीन के नए सीक्रेट ड्रोन कैसे काम करेंगे इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इनके टारगेट को समझकर ही चीन ने इनको तैयार किया है। वजन 8 को अमेरिका के बड़े बड़े जंगी बेड़ों को टारगेट करने के लिए बनाया गया है, यानी वजन 8 हाइपरसोनिक रफ्तार से उड़ेगा और अमेरिका के करियर स्ट्राइक ग्रुप पर 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टूट पड़ेगा।
अगर चीन और अमेरिका में युद्ध हुआ तो अमेरिका के जंगी बेड़े को पूरी तरह उड़ा देना शी जिनपिंग का सबसे बड़ा टारगेट होगा। चीन इसकी तैयारी पिछले कई दशकों से कर रहा है और उसने ऐसी मिसाइल भी तैयार की है जिन्हें करियर किलर भी कहा जा रहा है। चीन पर इन बातों से आगे और भी बहुत कुछ बताएंगे, बस 10 मिनट की इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको 10 मिनट के अंदर चीन से इस दुनिया को लेकर जो बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है, उस पर आपको चीन की 5 बहुत ही खतरनाक मिसाइलों के बारे में बताने जा रहे हैं। DF-21 की रेंज 2000 किलोमीटर, ये चीन की करियर किलर मिसाइल है। चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-31 रेंज 11000 किलोमीटर। चीन की DF-41 इसकी रेंज 15000 किलोमीटर। चीन की बहुत बड़ी परमाणु मिसाइल DF-5 रेंज 13000 किलोमीटर। चीन की पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। चीन के ऐसे खतरनाक इरादों को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर चीन का युद्ध करने वाला मॉडल कैसा होगा। इस तरह के हथियारों से वो सबसे पहला हमला कहां करेगा। इन सब बातों के बीच चीन के हाइपरसोनिक हथियारों का डर बढ़ने लगा है, क्योंकि चीन की इस ताकत ने युद्ध वाले खतरे को फिर जिंदा कर दिया है। पूरी दुनिया में ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या चीन हाइपरसोनिक हथियारों के साथ वाकई परमाणु हमला कर देगा? अगर ऐसा हुआ तो जिनपिंग फैसला कितनी देर में लेंगे? और उन्होंने बटन दबाने का फैसला कर लिया तो चीन का पहला टारगेट कौन होगा? क्या चीन का निशाना अमेरिका होगा? क्या चीन का निशाना जापान होगा? या फिर ताइवान पर चीन का पहला परमाणु बम गिरेगा? इन सब में DF-21 बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका की नौसेना के लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि मौजूदा वक्त में यही चीन की सबसे खतरनाक मिसाइल है जो अमेरिका के वॉरशिप को निशाना बना सकता है। दरअसल चीन के इस मिसाइल जखीरे के बारे में बताने की बहुत बड़ी वजह है। चीन का मिसाइल स्टोर इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा चैलेंज पेश करने जा रहा है। चीन की ऐसी मिसाइल जो अमेरिका तक हमला कर सकती है, उसे लेकर व्हाइट हाउस को फौरन कुछ करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि चीन ने अब डायरेक्ट धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। 危地马拉，不要为虎作伥，尽早认清国际大势，早日做出符合历史潮流的决定。 इन सब के बीच अमेरिका को अपने सबसे दो चहेते और बहुत ही खास खतरनाक स्टेल्थ फाइटर के बारे में सोचना होगा, क्योंकि वजन 8 हाइपरसोनिक ड्रोन को करियर किलर के साथ साथ स्टेल्थ किलर भी कहा जा रहा है। आपको अमेरिका के स्टेल्थ जेट्स और उनको होने वाले चाइनीज खतरे के बारे में बहुत दिलचस्प बात बताते हैं। अमेरिका के F-22 और F-35 के बारे में चाइनाज एयरफोर्स इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वांग शेंग ने 2020 में एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चीन अपने हाइपरसोनिक हथियार इन दोनों फाइटर जेट्स के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसके मुकाबले में आने के लिए अमेरिका के इन स्टेल्थ जेट्स की खुफिया उड़ान भी एक्सपोज हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को अपने F-22 और F-35 को लेकर नई रणनीति अपनानी होगी, क्योंकि ऐसे हथियारों के खिलाफ मुकाबले में उसे कामयाबी मिलेगी, इसकी गारंटी तो बिल्कुल नहीं है। चीन के एयर शो में बहुत से फाइटर, बहुत से बॉम्बर और चीन की वायुसेना के बहुत से हथियार दिखाए गए, और इनमें J-20 फाइटर भी शामिल रहा। ये चीन की मौजूदा हवाई ताकत का सबसे बड़ा सिपहसालार है। अभी ये अमेरिका के F-22 और F-35 को रोकने के लिए चीन की सबसे भरोसेमंद जहाज है, लेकिन अमेरिका की तकनीक को रोकने के लिए ये नाकाफी साबित होगा, क्योंकि ये जहाज अमेरिकी तकनीक के आगे नहीं टिकेगा।
ये शी जिनपिंग भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यही वजह है कि चीन अब अपना हाइपरसोनिक ड्रोन दुनिया को दिखाने लगा है, ताकि उसके इरादों की थोड़ी बहुत सुगबुगाहट दुनिया को मिलने लगे और चीन के दुश्मन उससे टकराने से पहले 10 बार जरूर सोचें। इसे सुसाइड हाइपरसोनिक ड्रोन बताया जा रहा है, ताकि अमेरिका भी टक्कर लेने से पहले सावधान रहे। लेकिन चीन की टेक्नोलॉजी तो चाइनीज ही है, इस पर कितना भरोसा किया जाए? क्योंकि चीन की नीति तो हमेशा अपने दुश्मन को उलझाने और उसके अंदर गलतफहमी रखने की ज्यादा रहती है। अच्छा, युद्ध में जंग वही जीतता है जो हथियारों के साथ साथ दिमाग से भी लड़ता है। और इस बार ज़ेलेंस्की की आर्मी ने यूक्रेन में ऐसा तिलिस्म बिछाया है कि रूस के 520 करोड़ रुपए के हथियार एक झटके में बर्बाद हो गए। तो आखिर क्या है ये ज़ेलेंस्की का जंगी तिलिस्म, और क्या इस काले जादू में पुतिन अब फंसते तो नहीं चले जा रहे? क्या इससे उनकी जान को भी खतरा है? हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। पुतिन को यह लगा कि उन्होंने ज़ेलेंस्की को अमेरिका से मिला सबसे बड़ा वॉर गिफ्ट यानी हाइमर्स खत्म कर दिया है। पुतिन ने यूक्रेन के उन गोदामों को नेस्तोनाबूद करवा दिया था जहां पर हाइमर्स के रॉकेट स्टोर किए गए थे। इसलिए क्योंकि जब हाइमर्स के रॉकेट ही खत्म हो जाएंगे तो हाइमर्स भी किसी काम नहीं आएगा। इसके बाद पुतिन ने अमेरिका के खतरनाक हाइमर्स लॉन्चर्स को ट्रैक करके रूस से अपनी मिसाइलों से हमले कर दिए। पुतिन ने यह ऐलान भी करवा दिया कि रूस की आर्मी ने अमेरिका के ब्रह्मास्त्र खतरनाक हाइमर्स को खत्म कर दिया है। लेकिन पुतिन के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। पुतिन की रणनीति तो सही थी, लेकिन ज़ेलेंस्की ज्यादा चालाक निकले, क्योंकि आज भी ज़ेलेंस्की के पास हाइमर्स मौजूद हैं। पुतिन की आर्मी ज़ेलेंस्की के जंगी तिलिस्म में फंस गई। क्या है पुतिन की आर्मी का ये तिलिस्मी युद्ध जिसमें रूस की आर्मी ने अरबों डॉलर्स की मिसाइलें बर्बाद कर दी? बताएंगे आप। यूक्रेन और रूस की खुरेज जंग से अब तक हजारों वीडियो सामने आ चुके हैं। इन वीडियो को देखकर दुनिया दहल चुकी है। लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है वो इतना खतरनाक और खौफनाक है कि पुतिन कभी नहीं देख पाएंगे। रूस का कोई भी नागरिक इस तरह के वीडियो देख नहीं पाएगा। आखिर क्या है इस वीडियो में, बताएंगे आपको। आखिर रूस में पुतिन का एक उग्र समर्थक एक यूक्रेनी सैनिक की खोपड़ी का कंकाल लेकर क्यों घूम रहा है? आखिर ये कौन सा जादू है जो पुतिन के समर्थक रूस के अंदर चलाना चाहते हैं? रूस ने खार्किव पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले कर डाले। लेकिन इन हमलों पर भी यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट वाला ऐसा बम फोड़ा है कि रूस एक्सपोज हो गया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ट्वीट किया गया है कि 1 मार्च को यानी 6 महीने पहले खार्किव में रूस ने कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला किया था। लेकिन अब इसी खार्किव पर रूस की सेना अपने एयर डिफेंस मिसाइल से हमला कर रही है। मतलब साफ है कि अब रूस के पास क्रूज मिसाइलें नहीं बची हैं। दरअसल ज़ेलेंस्की ने उसी युद्ध नीति का सहारा लिया है जिससे दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे चर्चिल ने हिटलर को भी परास्त कर दिया था। सबसे पहले बात करेंगे ज़ेलेंस्की की उन चर्चिल वाली चालों की जिसने पुतिन की नाक में दम कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने कीव के अंदर बैठकर ही ऐसा माइंड गेम खेला है कि पुतिन की मिसाइलों का जखीरा ही खत्म होता जा रहा है। ये इंटरनेशनल हेडलाइंस देखिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन लकड़ी से बने नकली रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कर रहा है ताकि रूस बेकार लक्ष्यों पर मिसाइल बर्बाद कर सके। ये एक और हेडलाइंस देखिए।
रूस की सेना ने नकली यूक्रेनी हथियारों पर कीमती मिसाइलें बर्बाद करके पुतिन को शर्मिंदा कर दिया। ये है यूक्रेन का युद्ध में रूस के लिए खतरा बना हाइमर्स। ज़ेलेंस्की पहले ही ये समझ गए थे कि रूस हाइमर्स पर हमले करने वाला है, इसलिए उन्होंने लकड़ी के नकली हाइमर्स बनवाए जो दिखने में असली हाइमर्स जैसे थे। अब पुतिन की वायुसेना को लगा कि उन्होंने असली हाइमर्स को ट्रेस कर लिया है। रूस ने अपनी 10 कैलिबर मिसाइलें इन नकली हाइमर्स पर दाग दी। लेकिन अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने यह खुलासा किया कि पुतिन की आर्मी धोखा खा गई। अब विचार कीजिए, 1 कैलिबर मिसाइल की कीमत 52 करोड़ रुपए है और ऐसी 10 कैलिबर मिसाइल की कीमत 520 करोड़ रुपए है। इस तरह लकड़ी के खिलौने जैसे नकली हाइमर्स को नष्ट करने में पुतिन की आर्मी ने 520 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। सोचिए ये कितना बड़ा नुकसान है। ठीक ऐसे ही ज़ेलेंस्की के कमांडर्स ने खार्किव के अंदर बहुत सारे रबर के पुतले तैनात कर दिए थे। इन रबर के पुतलों को बाकायदा यूक्रेन आर्मी की ड्रेस पहनाई गई थी। इन पर यूक्रेन आर्मी की हेलमेट लगाई गई थी। इनके हाथों में राइफल्स थमाई गई और ये बिल्कुल निशाना लगाने की पोजीशन में रखे गए। यूरोप की मीडिया और कई पश्चिमी देशों के अखबारों में यह दावा किया गया कि रूस की आर्मी इन रबर के पुतलों को देखकर कंफ्यूज हो गई। इस तरह के रबर के पुतलों को देखकर रूस के फाइटर जेट्स ने भारी मात्रा में बम बरसाए। रबर के पुतलों को हवा में उड़ते हुए देखकर रूस को मिशन सक्सेसफुल लगा, जो बाद में धोखा साबित हुआ, क्योंकि रबर आर्मी असली नहीं बल्कि ज़ेलेंस्की की फेक आर्मी यानी नकली आर्मी है। दरअसल फेक आर्मी या फिर डमी आर्मी वाली चाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भी इस्तेमाल की थी। एडोल्फ हिटलर की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उन्होंने अपने फाइटर जेट्स को लंदन के आसमान में भेज दिया था और उसके बाद हिटलर ने लंदन पर इतने बम बरसाए कि पूरा लंदन खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन हिटलर का मुकाबला चर्चिल से था और चर्चिल उस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन युद्ध रणनीतिकार थे। हिटलर के विजय अभियान को रोकने के लिए चर्चिल ने फ्रांस के नॉर्मेडी बीच पर हजारों की संख्या में सैनिक उतारे थे। इसे नॉर्मेडी लैंडिंग कहा जाता है। लेकिन नॉर्मेडी लैंडिंग को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए चर्चिल ने एक बेहद खतरनाक चाल चली थी। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। देखिए, ये है इंग्लैंड का डोवर बीच। जिस समय नॉर्मैंडी में ब्रिटेन और मित्र देशों को अपनी सेनाएं उतारनी थी, उसी समय इंग्लैंड के डोवर बीच के पास ही चर्चिल ने पूरी फेक आर्मी खड़ी करवा दी थी। इस सीक्रेट ऑपरेशन का कोड था ऑपरेशन 45। चर्चिल ने रबर के टैंक बनवाए जिसमें हवा भर दी गई। चर्चिल ने रबर की तोप बनवाई जिसमें हवा भरकर बिल्कुल असली तोप जैसा लुक दिया गया। इतना ही नहीं, रबर की बख्तरबंद गाड़ियां तैयार करवाई गईं। डोवर बीच पर पूरी रबर आर्मी खड़ी कर दी गई। दरअसल ये सब करवाने के पीछे मकसद यही था कि हिटलर की सेनाओं का ध्यान नॉर्मैंडी से हटा दिया जाए ताकि फ्रांस के तट पर कब्जा आसान हो जाए, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। चर्चिल की इस चाल में हिटलर ऐसा फंसे कि धीरे धीरे फ्रांस ही नहीं, कई देश हिटलर के चंगुल से बाहर निकल गए। कुछ इसी तरह यूक्रेन भी पुतिन को मात देने के लिए फेक आर्मी का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि अब रूस के पास क्रूज मिसाइलें खत्म हो गई हैं। इसलिए मंगलवार को जब खार्किव में रूस ने तबाही मचाई, तब यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि रूस क्रूज मिसाइल नहीं बल्कि एयर डिफेंस मिसाइलों से हमला कर रहा है। यानी जिन मिसाइलों से एयर डिफेंस होना चाहिए, उन मिसाइलों से डिफेंस नहीं, अटैक किया जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के इस हमले में खार्किव शहर में 4 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। यूक्रेन का आरोप है कि हमला एक चिल्ड्रन स्कूल पर हुआ। Школу, то что я хотела в том году прийти сюда учиться, чтобы все было хорошо. Я даже не думала, что так начнется война. यूक्रेन का यह भी आरोप है कि ईस्ट यूक्रेन के ड्रोजिका में
रूस ने अपनी मिसाइलों से 2 स्कूलों को निशाना बनाया है। खेरसॉन पर नियंत्रण के लिए ही रूस ये हमले कर रहा है। जंग की वजह से इन स्कूलों में बच्चे नहीं आ पा रहे हैं और ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं। इस वजह से किसी की मौत की खबर नहीं है। ज़ेलेंस्की की आर्मी भी रूस के इन हमलों का बहुत खतरनाक बदला ले रही है। यूक्रेन से एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला बहुत भयानक वीडियो आया है। दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो खेरसॉन इलाके का है, जहां फ्रंट लाइन पर रूस के जवान यूक्रेन की गोलीबारी से बचने के लिए खाई में छुपकर मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन यूक्रेन से आया एक गोला खाई पर फट गया। इस खतरनाक वीडियो ने रूस के लोगों को परेशान कर दिया है। जंग इंसान को क्रूर बना देती है। पुतिन के समर्थकों को भी यूक्रेन के युद्ध ने बहुत क्रूर बना दिया है। रूस के अंदर पुतिन के एक उग्र समर्थक ने यूक्रेन के सैनिक की खोपड़ी अपने हाथों में उठा ली और मंच पर नफरत भरे भाषण देने लगा। Поэтому нам насрать, сколько их надо убить и как их надо убить. Если бы мы воевали с людьми, мы могли бы с ними помириться, там сказать, да, братан, ну так получилось, короче, война. А мы воюем с идеей, поэтому все носители этой идеи должны быть уничтожены, так же, как вот этот чувачок, бедный Юрик, да, вот он, наверное, тоже хотел не валяться под Азовсталью, но просто выбрал не ту сторону. Это точно не мирняк? Нет, точно не мирняк, мы сами их ёбнули бы. Как думаешь, он понял, что такое русский мир? Я думаю, да, он понял, что такое русский мир. दूसरी तरफ पुतिन भी अपने अफसरों और कैबिनेट के सदस्यों को बुलाकर युद्ध भूमि के एक-एक मिनट का हाल ले रहे हैं। पुतिन ने रूस के नेशनल गार्ड के डायरेक्टर विक्टर Zolotov को क्रेमलिन में बुलाया और उनसे यूक्रेन जंग पर बात की। Вопросов много, но начнем мы с одного из главных, безусловно, с того, как идет боевая работа подразделения войск Национальной гвардии в рамках выполнения задач в ходе специальной военной операции на Донбассе. Владимир Владимирович, в ходе специальной военной операции войска Национальной гвардии выполняют широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности, а также наладжению мирной жизни на освобожденных территориях Донецкой и Луганской республик, а также Запорожской и Херсонской областях. Мы принимаем самое непосредственное участие в боевых действиях, а именно разведывательно-поисковые, разведывательно-засадные действия, также обнаружение и ликвидация диверсионно-разведывательных групп противника, диверсионно-террористических групп, обнаружение схронов с оружием и вооружением. ऐसा ही एक वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस की सेनाओं ने माइकोलाइव क्षेत्र पर हमला करके यूक्रेन के सैनिकों और साजो सामान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। रूस का दावा है कि इस कार्रवाई में 48 टैंक, 46 सेना के वाहन, 37 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, भारी मशीन गनों वाले 8 ट्रक और 1200 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए। कुल मिलाकर रूस और यूक्रेन की जंग एक ऐसे मोड़ पर है जहां ये कहना मुश्किल है कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ रहा है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से एक बहुत खास हथियारों की फिर से डिमांड की है। कच्चा चिट्ठा में आगे आपको बताऊंगी कि ज़ेलेंस्की नए हथियार हासिल करने के लिए किस तरह से एक्टिव हो गए हैं। उन्हें दुनिया की सबसे घातक फाइटिंग मशीन देने की बात भी कही गई है। कच्चा चिट्ठा में आगे आपको बताएंगे कि अगर यह हथियार ज़ेलेंस्की को मिल गया तो रूस की फौज के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने शपथ ली है, यूक्रेन के वो सभी हिस्से वापस लेंगे जो पुतिन ने कब्जा कर लिए हैं। युद्ध कितना ही लंबा खींचे, यूक्रेन की आजादी तक युद्ध जारी रहेगा। लगातार यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों में दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। ज़ेलेंस्की की आर्मी ने रूस के 3 ठिकानों पर अटैक किया है, खार्किव, स्लावियांस्क और
इस बीच यूक्रेन ने नेटो देशों से एक बड़ी मांग की है। यूक्रेन ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से F-16 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की मांग की है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया गया है। मेरा एक सपना है कि F-16, F-22, F-35, यूरोफाइटर टाइफून, मिराज 2000 और ग्रिपिन जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों से यूक्रेन के आसमान की रक्षा की जाए। आखिर क्यों यूक्रेन अमेरिका से इन अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की मांग कर रहा है? अगर ये लड़ाकू विमान यूक्रेन को मिल जाएं तो क्या युद्ध पलट जाएगा? क्या यूक्रेन की एयरफोर्स इतनी योग्य है कि इन अत्याधुनिक विमानों को हैंडल कर सके? यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक प्रोमो वीडियो जारी किया है जिसमें उसके लड़ाकू विमान अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर फिर ये दावा किया गया है कि यूक्रेन ने रूस के 234 लड़ाकू विमान और 202 हेलीकॉप्टर्स मार गिराए हैं। ये तो ज़ेलेंस्की सरकार के रक्षा मंत्रालय का दावा है, लेकिन इन आंकड़ों का दूसरा पहलू ये है कि आखिर अब यूक्रेन के एयरफोर्स के पास कितनी ताकत बची है। सच यह है कि रूस जैसे बड़े दुश्मन के पड़ोस में होने के बाद भी यूक्रेन ने अपनी एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं दिया। यूएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 11 मार्च 2022 तक यूक्रेन की एयरफोर्स में 56 लड़ाकू विमान ही एक्टिव थे और ये भी सोवियत यूनियन के जमाने के थे। यूक्रेन के पास सुखोई 24 और सुखोई 25 लड़ाकू विमान थे। बेस्ट फाइटर जेट्स में यूक्रेन के पास मिग 29, सुखोई 27 भी थे। लेकिन ज़ेलेंस्की के बड़े बड़े दावों के उलट सच्चाई यह है कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो आसमान में रूस और यूक्रेन के लड़ाकू विमानों के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ था। रूस के पास पहले से ही बहुत विशाल वायुसेना है। रूस के पास करीब 4000 लड़ाकू विमान है। पुतिन की वायुसेना में पहले से ही इतनी संख्या में लड़ाकू विमान हैं। साथ ही रूस के पास लड़ाकू विमानों का प्रोडक्शन लेवल इतना बेहतर है कि अगर यूक्रेन उसके 200 लड़ाकू विमान निस्तनाबूद कर दे फिर भी रूस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि इस लड़ाई की शुरुआत में ही यूक्रेन की पूरी एयरफोर्स लगभग बर्बाद हो गई। और यही